हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर के साथ, एक नए जोश के साथ आपके अपने चैनल सौरभ स्टडी हब पे। तो बच्चों, प्रीवियस दो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 के बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एमसीक्यू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का, जो कि आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आता है। उसका एमसीक्यू जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं एक मज़ेदार सेशन, एक इंटरेक्टिव सेशन जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाएगा, आपके स्कोर को बढ़ाएगा और आपका एग्जाम में टाइम सेव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ asexual reproduction in amoeba where a single cell divides into two equal halves। मतलब बोल रहा है कि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी मेथड क्या है, मतलब वो किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जिसमें कि उसका सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं बाइनरी फिजन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, वही प्रॉपर दो सेल में। जैसे कि पहले मान लीजिए ये कोई सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है। तो सेल क्या करता है, पहले ये जैसे पहले ये तो सेल आपको सर्कल दिखेगा या जैसे भी दिखेगा, ये धीरे धीरे लंबा होते जाएगा और ये जो पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो भी लंबा होकर बीच में से टूट जाएगा, जिससे कि ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी फिजन। Now next question. Organisms like Hydra and Planaria have the ability to give rise to new individuals from their cut body parts through। मतलब बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ जीव हैं जैसे कि हाइड्रा प्लेनेरिया है, उनमें ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि अगर उनको किसी बॉडी पार्ट को काट दिया जाए तो उस कटे हुए बॉडी पार्ट से खुद एक नया इंडिविजुअल, मतलब नया एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। जैसे हाइड्रा को एक पार्ट काट दीजिएगा तो उसके बाद से वो नया एक हाइड्रा बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई प्लेनेरिया या हाइड्रा को अगर करेंगे तो उस अपने कटे हुए बॉडी पार्ट से एक नया हाइड्रा जनरेट कर लेगा या प्लेनेरिया जनरेट कर लेगा, तो उसको रीजनरेशन करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द malarial parasite plasmodium reproduces by dividing on into many daughter cells too। मतलब वो हो रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मलेरिया परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम हुआ, जो कि प्रोड्यूस होता है कैसे, तो देखिए एक सिंगल सेल होता है वो जो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं इसको बोला जाता है मल्टीपल फिजन। जैसे कि बाइनरी फिजन हम लोग ने देखा कि एक सिंगल सेल है जो दो डाउटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, वैसे ही मल्टीपल फिजन एक प्रोसेस है जिसमें कि एक सिंगल सेल है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल फिजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Bryophyllum can propagate vegetatively naturally through adventitious buds that develop on its। जैसे वो हो रहा है कि ब्रायोफाइलम जो होता है वो किसके ऊपर डेवलप करता है, तो बोला जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीव्स। ब्रायोफाइलम जो है उसका उसके ऊपर जो विकसित होने वाला जो बड्स होता है, कलिकाएं होती है, वो उसके पत्तियों पर निकलती है। जब ब्रायोफाइलम आप देखिएगा, उसको पत्तियों पर देखिएगा धीरे धीरे बड्स निकलते रहेगा, उससे वो रीजनरेट मतलब रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्रेड लाइक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर develop on moist slide of bread during spore formation in rhizopus। मतलब वो है जो हम लोग का जैसे ब्रेड को बहुत दिन तक रख देते हैं तो उस पर देखते हैं वाइट वाइट सा दाग आ जाता है। तो बोला है कि वो जो राइजोपस डेवलप होता है उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हाइफे बोला जाता है, उसको कवक तंतु बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है व्हाई इज वेरिएशन क्रिएटेड ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग एसेंशियल फॉर स्पेसीज ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब बोल रहा है कि जब मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है या जो भी एनिमल रिप्रोडक्शन में जब हम लोग का डीएनए का कॉपी होता है तो उसमें वेरिएशन क्यों क्रिएट होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि जो आगे आने वाला जो चेंजेस है, जो चाहे कैसा भी चेंजेस हो, जैसे मौसम में चेंजेस हो, रहन सहन में चेंजेस हो, तो जो न्यू इंडिविजुअल्स है वो उसको अडॉप्ट कर सके। जैसे पहले के टाइम पर देखते थे गर्मी कम रहता था, लेकिन आज के टाइम पर कितना गर्मी है। वही पहले के जो बूढ़े लगते हैं हमारे दादा दादी, उन लोग को आज के टाइम का गर्मी बहुत ज्यादा लगता है, वो लोग सह नहीं पाते, जबकि हम लोग सह लेते हैं। तो ये क्यों होता है? ये होता है हमारे डीएनए में वेरिएशन के कारण। जो वेरिएशन होता है वो हम लोग को एडेप्टेबिलिटी देता है कि जो भी नया मौसम है, नया सिचुएशन है, उसके अनुकूल हम लोग खुद को ढाल लें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन द फीमेल जर्म सेल्स वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। मतलब बोल रहा है कि जो द्विलिंगी फूल होता है, मतलब द्विलिंगी फूल मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसमें एंथर और स्टेमन, मतलब एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही में होता है। मतलब मेल पार्ट भी फ्लावर का, फीमेल पार्ट भी फ्लावर का, दोनों एक ही प्लांट में होता है। तो बोला कि उसमें जो फीमेल जर्म सेल मतलब जो अंडाणु होता है उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरी में होता है, अंडाशय में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the same flower is termed as। जैसे कि हम लोगों ने बात किया अभी कि दो तरह के प्लांट होते हैं, एक में होता है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेम प्लांट में होता है, और एक होता है यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है। वही पूछ रहा है कि जब पॉलन ग्रेन मतलब पराग कोश जो होता है, पराग कण जो होता है, वो जब एंथर मतलब जो मेल पार्ट होता है उससे जब फीमेल पार्ट में जाता है वो इस सेम फ्लावर में, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि जो हमारा प्लांट का मेल पार्ट होता है उसमें से जो पॉलन ग्रेन होता है वो उसी प्लांट के, उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट से में जाता है, जिससे कि पॉलिनेशन होता है, मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, following fertilization, the ovule develops a tough coat and changes into seed, while the ovary ripens into a। मतलब बोल रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो अंडाणु होता है, बीजांड जो होता है वो कठोर कोट ले ले मतलब चेंज हो जाता है, जबकि बीज जो होता है वो किस चीज में चेंज होता है। मतलब बोल रहा है कि जो हमारा जो ओव्यूल होता है, मतलब फ्लावर में जो ओव्यूल होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक टफ कोट मतलब एक कठोर परत में चेंज हो जाता है, जो कि बीज बन जाता है। लेकिन उसके अंदर जो अंडाशय होता है वो किस चीज में परिवर्तित होता है? तो ये हो जाता है हमारे फ्रूट में। जैसे कि हम लोग देखते हैं फ्रूट का जो बाहरी कवर होता है वो क्या होता है? वो ओव्यूल होता है, और जो अंदर का जो हम लोग फ्रूट जो खाते हैं वो होता है ओवरी, वो होता है ओवरी। तो ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now next question. Which of the flowering plants bears unisexual flower containing either a stamen or carpel but not? तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि फ्लावर या प्लांट में दो तरह के प्लांट होता है, एक यूनिसेक्सुअल होता है और एक बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, यूनिसेक्सुअल जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। तो इसमें पूछा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पपाया। पपाया एक ऐसा है प्लांट है जिसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होती है या जो फीमेल पार्ट होती है। ये क्रॉस पॉलिनेशन करता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब किसी दूसरे प्लांट का मेल पार्ट किसी दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पर जाता है, मतलब पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the period during
adolescence when the rate of general body growth slows down and reproductive tissues mature. मतलब वो रहा है कि किशोरावस्था के दौरान वो अवधि जब हमारा जो बॉडी होता है उसका ग्रोथ रेट कम हो जाता है और जो हमारा हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो मेच्योर होने लगते हैं। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? इस पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज मतलब हमारा स्टार्टिंग एज होता है हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू के मेच्योर होने का। जैसे प्यूबर्टी एज में क्या होता है? प्यूबर्टी एज में जैसे बॉयज लोग में होता है कि मूछ आने लगता है, दाढ़ी आने लगता है, उनका बॉडी फैलने लगता है, उनका मसल्स दिखने लगता है, उनका फेस में भी चेंजेस होने लगता है। वही फीमेल में होता है कि प्यूबर्टी एज आने पर उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मतलब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्यूबर्टी एज में ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Now next question. In human males, the testes are located in the scrotum outside the abdominal cavity because the sperm formation requires मतलब बोला कि जब मतलब मानव मेल में नरों में मतलब मेल लोग में जो कि जो टेस्टिस होता है स्क्रोटम में लोकेटेड होता है, तो वो हमारे बॉडी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि पूछता है कि स्पर्म फॉर्मेशन में क्या जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा टेस्टिस जो है, जो स्क्रोटम है, वो हमारे बॉडी के बाहर इसलिए रहता है क्योंकि हमारा जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, अगर वो हमारे बॉडी के अंदर रहा तो वो स्पर्म खराब हो जाएगा, फिर हम लोग रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो बाहर बॉडी के बाहर होता है जिससे कि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, नॉर्मल रहे, और उसके आसपास का जो बाल उल होता है, मतलब जो हमारे मेल पार्ट के पास आसपास जो हेयर उग जाते हैं, वो उसका भी काम यही होता है कि वो वहाँ का टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखें, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना होने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone is responsible for bringing about secondary sexual changes in boys during puberty? मतलब बोल रहा है कि जब हम लोग का बॉयज लोग का प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो उसमें कौन सा हार्मोन होता है जो कि उसमें चेंजेस लाना शुरू करता है, उनके शरीर में बदलाव लाना शुरू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। मतलब बॉयज लोग में मेल लोग में टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि प्यूबर्टी के टाइम पर एक्टिव होता है, जिससे कि बॉडी में चेंजेस होने शुरू होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल्स एड देयर सेक्रेशन टू द स्पर्म व्हाट इन वेस्ट डिफरेंस टू? मतलब बोल रहा है कि जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो पार्ट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं या फिर वेसल्स जो होते हैं, वो अपने सेक्रेशन, अपने जो स्राव को वो स्पर्म में ऐड करते हैं। क्यों? वो इसलिए ऐड करते हैं ताकि स्पर्म को एक लिक्विफाइड मतलब एक तरल जैसा रास्ता मिले जिससे कि वो इजीली ट्रेवल कर सके, उसका ट्रांसपोर्ट इजियर हो सके, मतलब आसानी से हो सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेक ट्रांसपोर्ट इजियर एंड नॉरिश। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम fertilization of the egg cell by the sperm takes place in? मतलब बोल रहा है कि मादा जनन तंत्र में मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग का ओवरी रहता है, यहाँ से अंडा एग निकल के यहाँ पर आता है और यहाँ से जो स्पर्म जाता है वहाँ यहाँ पर जाकर फर्टिलाइज होता है। तो ये इस जगह को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो हमारा जो जो फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है फीमेल बॉडी में वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The specialized disc-like tissues embedded in the uterine wall that provide oxygen and nutrients to the मतलब बोला जब
एक फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, भ्रूण में चेंज हो जाता है, तो वो उसको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर से मदर के बॉडी से उसके बॉडी तक जोड़ता है, जो कि उसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ये सब प्रोवाइड करवाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in human females, if fertilization does not occur, the release egg along with the thick uterine lining stays during the मतलब बोल रहा है कि जब महिलाओं में जब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब सीड में एग मैच्योर है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो एग के साथ साथ जो यूटेरस का जो थिक लाइनिंग होता है, जो बह के बाहर आता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड। जब फीमेल को पीरियड आता है तो वो उसके साथ ही वो एग मैच्योर नहीं होता, तो एग के साथ साथ देखते हैं कुछ टिश्यू उसी में मांसपेशी भी साथ में निकल आता है। तो वो क्या होता है, जब एग फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है यूटेरस में, तो वहाँ पर थिक लाइनिंग जनरेट हो जाता है जो कि एग को होल्ड करके रखता है। तो जब वो फर्टिलाइज नहीं होता, उसका टाइम पूरा होता है, तो वो साथ में बाहर निकल जाता है पीरियड्स के टाइम पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंस्ट्रुएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द gestation period in humans from fertilization to childbirth is approximately, मतलब बोल रहा है कि मानव में, इंसानों में जो गर्भावस्था की ड्यूरेशन है, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे लेकर चाइल्ड बर्थ तक का जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें कि बच्चे कितने दिन बाद होते हैं, 9 महीने में पैदा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 280 डेज या 9 मंथ। मतलब कि ह्यूमंस में जो बच्चे होते हैं 9 मंथ के बाद वो बर्थ होते हैं, मतलब उनका जन्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is barrier contraceptive method that physically blocks the sperm from the reaching the egg? मतलब हो रहा है कि इसमें से कौन सा एक यांत्रिक अवरोधक है जो कि गर्भ निरोधक का काम करता है, जो कि स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है, जो कि वो भी फिजिकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्डम। जैसे कॉन्डम एक बैरियर मेथड है जो कि स्पर्म को ब्लॉक कर देता है एग तक पहुंचने से, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और ये सेफ मेटिंग के लिए काम आता है, मतलब सुरक्षित। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी इज एन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द फीमेल्स, मतलब बोला कि जैसे कॉन्डम एक बैरियर हो गया है, ऐसा ही कॉपर टी एक बैरियर होता है जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लगाया जाता है, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन को रोक सके, मतलब कि रिप्रोडक्शन को रोक सके, मतलब स्पर्म और एग का मेटिंग रोक सके, फर्टिलाइजेशन रोक सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर टी जो होता है वो फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, जो कि ब्लॉक कर देता है स्पर्म को, वहां तक पहुंचना ही नहीं रहता एग तक, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। The surgical method of contraception in human males where the vast difference is cut or tied is called, मतलब बोल रहा है कि पुरुषों में जो वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है या बांध दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मतलब जैसे फीमेल्स में तो हो गया कि या तो एक कॉपर टी लगाएं या एक ओरल पिल्स आता है वो खा ले, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी नहीं होता है। वैसे ही मेल्स में ऐसा क्या होता है कि जब अगर मान लीजिए कि शादी हुआ तो एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, उसके बाद अगर वो बच्चा नहीं करना चाहता, तो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कि वो ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग अपना सेक्सुअल लाइफ भी इंजॉय कर सके और प्रेगनेंसी का डर भी ना हो। तो उसको बोला जाता है वैसेक्टोमी, मतलब पुरुष नसबंदी। इसमें होता है कि हमारे वेस्ट डिफरेंस का एक पार्ट को या तो बांध दिया जाता है या कट कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म रिलीज नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिससे प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता।
Now next question. Which of the following is a viral sexual transmitted disease that cannot be cured by antibiotic? मतलब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि सेक्स के टाइम पर ट्रांसमिट होता है, जो कि एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। ये हो जाता है HIV एड्स। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज पर काम करता है, और HIV जो होता है वो वायरस के जरिए होता है, वायरस की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, HIV एड्स, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये होता है कैसे है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके मतलब मेल के पार्ट में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई स्क्रैच आ गया या कोई छीलन हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, उससे ही आप लोग मेटिंग कर लिए, तो उससे वायरस हो जाता है जिसको HIV एड्स बोला जाता है। तो मेल को तो पता चल जाता है कि उनके पार्ट में ऐसा हो गया है, तो वो कभी मेटिंग करेंगे नहीं। ये ज़्यादातर होता है कि अगर फीमेल के इंटरनल पार्ट में अगर कोई स्क्रैच हो गया तो उनको पता नहीं चलता, तो वहाँ उसी टाइम पर वो लोगों ने मेटिंग किया, जिससे ये HIV होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी प्राइमरीली बाय अल्टरिंग विच फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। मतलब ओरल है कि जो दवा खाया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो दवा खाया जाता है वो किस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को रोकता है, किस शारीरिक क्रियाविधि को रोक देता है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो ओवल्यूशन को रोक देता है। ओवल्यूशन होगा नहीं, मतलब एग जनरेट होगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो प्रेगनेंसी होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट, द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमन फीमेल्स वेयर द fallopian tubes are blocked each other। जैसे कि हम लोग ने देखा मेल्स में क्या होता है, जो कि वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है, क्योंकि सर्जिकल मेथड है तो उसको बोला जाता है पुरुष निष्पंदी, मतलब वैसेक्टोमी। तो वैसे ही पूछना है कि वैसा ही महिलाओं में होता है, फीमेल में होता है कि उनका फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो पाए, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, मतलब महिला नसबंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट, in Leishmania, binary fission occur in a fixed plane relative to the cell structure because of। मतलब बोल रहा है कि जो लेशमेनिया जीव है जिसमें बाइनरी फिजन होता है वो फिक्स प्लेन में होता है, मतलब एक फिक्स तल में होता है, जो कि उसके सेल स्ट्रक्चर के कारण। तो ये क्यों होता है, मतलब बोला लेशमेनिया में कोशिकीय संरचना के सापेक्ष एक निश्चित तल में विखंडन किसके कारण होता है, तो ये होता है फ्लैगेलम एट वन एंड। मतलब लेशमेनिया का अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेगा तो इसके एक एंड पे फ्लैगेलम होता है, जिसकी वजह से ये बाइनरी फिजन इसका फिक्स प्लेन में होता है। तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा प्यारा सेशन। अगर आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।